हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ की करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। अप्रैल मंथ की फुल करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए काम आने वाली है। और इस वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम इसमें एक्सरसाइज यानी जो अभ्यास होते हैं हम अभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो पुरस्कार हैं, जो खिताब हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंडेक्स यानी सूचकांक, और उसके बाद डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसने इस महीने में कई कार्य किए हैं। और उसके बाद हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम स्पोर्ट्स यानी खेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। और क्या होता है कि रोज़ाना सुबह 7 बजे हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आ जाती है, तो आप उसको देख सकते हो। और एवरी संडे क्या होता है, एवरी संडे वीकली करंट अफेयर की वीडियो आती है, तो आप उसको भी देख सकते हो। जो 6 दिन की करंट अफेयर है वो हम संडे में रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, जो हमारे पास 100 टॉप क्वेश्चन है अप्रैल के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम अभ्यास के बारे में, जो एक्सरसाइज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वरुण 2021 यह अभ्यास है। और यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है। तो यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। चलिए, इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। तो ये जो वरुण 2021 है, इसका इस साल 19वां संस्करण हुआ है। और यह अभ्यास अरब सागर में हुआ है। और भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति, वरुण और गरुण, तो ये 3 अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। यहाँ पर देखिए खंजर, तो खंजर अभ्यास किसके बीच में हुआ है। तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। और हाल ही में इसका 8वां संस्करण हुआ है। तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन बिश्केक में हुआ है, जो किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। और इस साल इसका 8वां संस्करण हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है शांतिर ओग्रो सेना। ये जो अभ्यास है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। और इसमें अन्य देशों ने भी भाग लिया है, जैसे श्रीलंका, भूटान। और इसकी थीम भी है। तो इसकी इस बार की थीम क्या है। इसकी थीम है रोबोट पीस कीपिंग ऑपरेशंस ला पेरिस। देखो, इसके नाम से ही पता चलता है पेरिस का मतलब क्या होता है, पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इसका जो आयोजन है वो किसने किया है, इसका नेतृत्व फ्रांस ने किया है। और यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो इसमें फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें इन सभी ने भाग लिया है, फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। तो ला पेरिस अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है। यह भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। और यह अभ्यास कहाँ पर हुआ है, यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में वज्र प्रहार अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। और यह कहाँ पर हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। चलिए, ये थे हमारे पास जो भी अप्रैल के महीने में जो अभ्यास हुए थे। उसके बाद हम पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। पुरस्कार, तो सरस्वती सम्मान 2020 पुरस्कार किसको मिला है। यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और इनके किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2020 यह पुरस्कार दिया गया है सनातन पुस्तक के लिए, सनातन उपन्यास के लिए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को।
और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अगला पुरस्कार है GD बिड़ला पुरस्कार। तो GD बिड़ला पुरस्कार किसको मिला है? यह पुरस्कार मिला है सुमन चक्रवर्ती को। और ये जो GD बिड़ला पुरस्कार है यह कौन प्रदान करता है? तो इस पुरस्कार को भी के बिड़ला फाउंडेशन प्रदान करता है। यह जो पुरस्कार है वह सुमन चक्रवर्ती को मिला है। किसके लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, यानी वैज्ञानिक खोजों के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। और 2018 में ये अमिताभ बच्चन को मिला था, 2019 में रजनीकांत। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से दूती चंद को सम्मानित किया गया है। यह एक धावक हैं। वाइल्ड इनोवेटर्स अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वाइल्ड इनोवेटर्स अवार्ड किसको मिला है? यह कृति करंत को मिला है। और ये जो अवार्ड है किसके लिए मिला है? यह अवार्ड जो जंगल होता है तो जंगल में कुछ विशिष्ट चीज़ों की खोज के लिए इनको ये दिया गया है। किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन ग्राम पंचायत को दिया जाता है जो जिस राज्य की ग्राम पंचायत अच्छा कार्य करती हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की जो ग्राम पंचायत है उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो यह पुरस्कार किस राज्य को मिला है? यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर था। और जो असम और छत्तीसगढ़ हैं ये दोनों राज्य इसमें दूसरे स्थान पर हैं। और ओडिशा और तमिलनाडु ये दोनों राज्य इसमें तीसरे स्थान पर हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार से विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सम्मान से यूसुफ अली को सम्मानित किया गया है। और जो ये यूसुफ अली हैं ये भारतीय इंसान हैं, यानी भारतीय मूल के हैं। और ये अबू धाबी में अपना बिजनेस करते हैं। किसे दूसरे सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भी भारतीय मूल की हैं और इनका नाम क्या है? गुनीत मोगा। तो गुनीत मोगा को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह फ्रांस के द्वारा इनको दिया गया है। विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो यानी 2010 के दशक का, इसका मतलब क्या है कि 2010 से लेकर के 2019 तक। तो 2010 से लेकर के 2019 तक यानी 10 सालों के लिए जो ODI बेस्ट क्रिकेटर हैं, ODI बेस्ट क्रिकेटर हैं वो कौन है? विराट कोहली। तो यह पुरस्कार किसको मिला है? यह पुरस्कार विराट कोहली को मिला है। और इस पुरस्कार का नाम क्या है? विजडन अल्मेनाक। और यह पुरस्कार कपिल देव को भी मिल चुका है और यह सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है। पिछले 6 वर्षों में चौथी बार सर रिचर्ड हैडली पदक किसने जीता है? तो सर रिचर्ड हैडली पदक यह केन विलियमसन को मिला है जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने जीता है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो यह अवार्ड जीता है रोबर्टो बेनिग्री। ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है एंथनी हॉपकिंस ने। और ऑस्कर पुरस्कार के बारे में कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं उनका नाम क्या है? क्लो झाओ। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
वो कौन सी है, नोमैडलैंड। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं उनका नाम क्या है, एंथनी हॉपकिंस। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं उनका नाम क्या है, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। चलिए उसके बाद हम बाफ्टा पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, बाफ्टा 2021 के बारे में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, इनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। और चलिए कुछ अन्य पुरस्कार भी जान लेते हैं। तो बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म कौन सी है, प्रोमिसिंग यंग वुमेन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, क्लो झाओ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एंथनी हॉपकिंस। हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अर्जुन कल्याण हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और जो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। निम्नलिखित में से किसने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, तो हाल ही में मीराबाई चानू ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने 119 किलोग्राम वजन उठा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये जो 119 किलोग्राम वजन उठाया है यह इन्होंने क्लीन एंड जर्क में उठाया है। तो क्लीन एंड जर्क का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि ये इस तरह के ये जो होते हैं इनको ये उठाते हैं एक साथ और उठा करके ये गिर देते हैं नीचे की तरफ। तो इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम वजन उठा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। किसने फॉर्मूला 1 यानी F1 का 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता, तो ये जो फॉर्मूला 1 है इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह की दौड़ होती है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है, तो यह अवार्ड जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसी दौड़ से संबंधित है। और ये वाली जो दौड़ थी ये तो हुई थी बहरीन में, और ये अगली वाली जो दौड़ है ये कहाँ पर हुई है, एमिलिया रोमाग्रा। तो एमिलिया रोमाग्रा F1 ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है, तो यह जीता है मैक्स वेस्टापेन। यह अवार्ड जीता है मैक्स वेस्टापेन। जो बहरीन वाला अवार्ड है वो किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। और जो एमिलिया रोमाग्रा F1 ग्रैंड प्रिक्स वाला अवार्ड है वो जीता है मैक्स वेस्टापेन। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है, तो बार्सिलोना ओपन खिताब यह राफेल नडाल ने जीता है। ये जो बार्सिलोना ओपन है ये किससे संबंधित है, यह टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। मियामी ओपन, तो मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब जीता है ह्यूबर्ट हरकज ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो देखिए जो भी पुरस्कार थे उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ले ली है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम सूचकांक के बारे में जानेंगे। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की रैंक है 140। और ये जो रिपोर्ट है देखो यहाँ पर नाम से पता चलता है जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कितनी स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है, 140। और यह जो रिपोर्ट है वह 156 देशों में दी गई है, भारत का स्थान है 140। और इसमें पहले स्थान पर कौन है, इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका नाम याद रखना भी ज़रूरी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसके जो महासचिव हैं वो हैं क्लाउस सचवेब। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है।
और इसमें भारत का स्थान कितना है? इसमें भारत का स्थान है 87। द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, तो इंटरनेट इंडेक्स के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें भी प्रथम स्थान पर है स्वीडन। तो ये जो रिपोर्ट है किस लिए दी जाती है? यह इंटरनेट के लिए प्रदान की जाती है कि किस देश में कितनी इंटरनेट की सुविधा है, वहाँ पर कितने क्षेत्रफल में इंटरनेट प्रदान किया जाता है और इंटरनेट की कितनी स्पीड आती है और इंटरनेट का कितना खर्चा होता है पर एमबी के हिसाब से, पर जीबी के हिसाब से। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है। चलिए भारत की रैंक इसमें जान लेते हैं। इसमें भारत की रैंक है 49। तो यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो प्रेस यानी जो मीडिया होती है, मीडिया को कितनी स्वतंत्रता होती है और मीडिया कितनी स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर पाती है, तो इसमें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 142। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स, तो यह रिपोर्ट इस संगठन के द्वारा दी गई है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 47। यह किस लिए दिया जाता है? यह सरकार की नीतियों के लिए दिया जाता है। किस राज्य की सरकार या किस देश की सरकार कितनी सक्षम होती है, तो उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और इसमें भारत का स्थान कितना है? 47। इसमें पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड, यानी जो फिनलैंड की सरकार है वो सबसे बढ़िया है। चलिए अब हम डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस महीने में डीआरडीओ ने बहुत सारे काम किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो देखते हैं, देखो डीआरडीओ ने क्या करा है। डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये जो पाइथन 5 मिसाइल है यह एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। और ये जो पाइथन 5 मिसाइल है ये तेजस लड़ाकू विमान की सहायता से इसका परीक्षण किया गया है। यहाँ पर देखिए यह है तेजस लड़ाकू विमान जो भारत के द्वारा बनाया गया है, और यह है पाइथन 5 मिसाइल जो इजराइल के द्वारा बनाई गई है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी यह हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। तो इसका परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। हाल ही में डीआरडीओ ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का निर्माण किया है। ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड हैं इनका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के इंजन में किया जाता है। तो किसने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का निर्माण किया है? तो यह डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इस जैकेट का वजन कितना है? इस जैकेट का वजन है 9 किलोग्राम। एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो टेक्नोलॉजी है यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है जो भारतीय नौसेना के जो जहाज़ होते हैं उनकी यह सुरक्षा करती है। जैसे यह भारतीय नौसेना का जहाज़ है यहाँ पर, और अगर कोई दूसरा देश या कोई दूसरा जहाज़ भारतीय नौसेना के जहाज़ पर आक्रमण करता है तो इस टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या होगा? ये जो आक्रमण किया गया है इसकी जो दिशा है इसकी दिशा को ये भटका देगा। तो एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ के द्वारा। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डीआरडीओ से संबंधित हैं। अब चलिए हम ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। ट्राइफेड, TRIFED। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड एक संस्था है जो आदिवासी लोगों के लिए कार्य करती है। तो हाल ही में ट्राइफेड ने 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। तो क्वेश्चन में यह है कि किस मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड आता है? तो ये जो ट्राइफेड है यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है और इसने हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। ट्राइफेड ने कहाँ पर
अपना 131वां शोरूम खोला है। तो हाल ही में ट्राइफेड ने जबलपुर में अपना 131वां शोरूम खोला है। ये जो शोरूम है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? ये शोरूम इसलिए यूज किया जाएगा कि जो आदिवासी लोग हैं वह अपना जो सामान है वो यहाँ पर आकर के बेच देंगे, तो आदिवासी लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह के शोरूम में जा कर के वो जो सामान है उस सामान को ख़रीद लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आदिवासी लोगों का जो सामान है वो हम तक पहुँच पाएगा। तो हाल ही में 131वां शोरूम खोला गया है ट्राइफेड के द्वारा जबलपुर में। हाल ही में ट्राइफेड ने कितने दिनों की अवधि के लिए संकल्प से सिद्धि, तो हाल ही में ट्राइफेड ने क्या करा है कि संकल्प से सिद्धि ये जो अभियान है ये लॉन्च किया गया है। और इसके द्वारा जो गांव है उसको कनेक्ट किया जाएगा, जो गांव है उनको डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। तो संकल्प से सिद्धि अभियान ये किससे संबंधित है? यह ट्राइफेड से संबंधित है। और यह कितने दिनों के लिए लॉन्च किया गया है? यह 100 दिनों के लिए लॉन्च किया गया है। तो चलिए, ये ट्राइफेड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उससे पहले हमने DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम देखते हैं, अब हम राज्य सरकार के बारे में जानेंगे कि किस राज्य में कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। तो भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र सिंगापुर में स्थापित किया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान से संबंधित है। और इस योजना के तहत राजस्थान ने क्या करा है? राजस्थान ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किए हैं। और ऐसा करने वाला यह भारत का प्रथम राज्य बन गया है। अनूठी उपहार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अनूठी उपहार योजना यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और अनूठी उपहार योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? कोविड टीकाकरण को बढ़ाना। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इस पुल की ऊंचाई कितनी है? इस पुल की ऊंचाई है 359 मीटर। ये जो एफिल टावर है फ्रांस का, इसकी ऊंचाई कितनी है? एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर और इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। तो ये जो पुल है इस पुल की ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा है। और ये जो पुल है यह किस नदी पर बनाया गया है? यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी तट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये जो अम्बोली क्षेत्र है, ये जो अम्बोली गांव है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में कुछ इस तरह की मछलियां पाई गई हैं। और इस मछली का नाम क्या है? सिस्टुरा हिरण्यकेशी। तो यह किस राज्य में है अम्बोली क्षेत्र? यह महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ पाई गई हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? तो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो जो पुरुष होते हैं उनको तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी और जब महिला उम्मीदवार होती हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंजाब सरकार ने जो टीकाकरण अभियान है उसको टीकाकरण अभियान का प्रचार करने के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए
14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है। तो मास्क अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? यह अभियान उड़ीसा में शुरू किया गया है। यह 14 दिनों का मास्क अभियान है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न इस तरह से आएगा कि मास्क अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया था। इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क बनाया है? तो इटली ने हाल ही में गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क बनाया है। और ये जो मेगा फूड पार्क होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है? यह इस तरह की एक फैक्ट्री होती है जिसमें जो फूड होते हैं, जो फल होते हैं, उनको जो शराब होती है या बियर होती है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह में फूड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इटली के द्वारा गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने एस्मा एक्ट लागू किया है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। और सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये जो एक्ट है, यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगाया गया है। और इस एक्ट के तहत क्या होगा कि जो डॉक्टर हैं वो अवकाश नहीं ले सकते, क्योंकि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो पीक पर है। तो अगर डॉक्टर जो हैं अगर हड़ताल करते हैं या अवकाश लेना चाहते हैं तो वो इस कंडीशन में अपने कार्य को बंद नहीं कर सकते, उनको अवकाश नहीं मिल सकता। कोरोना मामले में वृद्धि के बाद निम्न में से किस राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा की है? तो जन अनुशासन पखवाड़ा किस राज्य से संबंधित है? यह राजस्थान सरकार से संबंधित है। और इसमें भी कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो जन अनुशासन पखवाड़े का मतलब क्या है? एक तरह का लॉकडाउन ही है। भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 11,000 फीट होगी। सरकार ने किस राज्य में धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है? तो रोपेक्स जेटी परियोजना किस राज्य में इसको मंजूरी दी गई है? तो इसको ओडिशा राज्य में मंजूरी दी गई है, रोपेक्स जेटी परियोजना। इसमें क्या होगा कि पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब नदी में एक रास्ता बना दिया गया है, धामरा नदी में। अब इस नदी में जैसे जाएंगे तो वो जो सफ़र है वो 1 घंटे में तय हो जाएगा। तो रोपेक्स जेटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से किस शहर के बीच रवाना हुई? तो जैसे कि कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है यह मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच चलाई गई है। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में मिजोरम की स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए मिजोरम को 3.2 करोड़ डॉलर प्रदान किए हैं। निम्न में से किस शहर ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड हाल ही में गाजियाबाद में जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने % की छूट दी है? तो अगर आप पुराने वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करते हो तो आपको 25% छूट मिल जाएगी। यदि आप नया वाहन खरीदते हो तो आपको 25% की छूट मिल जाएगी। और यदि आप कमर्शियल वाहन खरीदते हो तो आपको 15% की छूट मिलेगी। कमर्शियल वाहन यानी वाणिज्यिक वाहन खरीदते हो जैसे कि बस, ट्रक। और इसके अलावा यदि आप कार खरीदते हो या स्कूटर खरीदते हो तो आपको उसमें 25% की छूट मिलेगी। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा पहला जोन है जिसमें सारे के सारे कार्य हैं वो विद्युत की सहायता से किए जाएंगे। तो यह कौन सा रेलवे जोन है? यह पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है। भारत में कुल मिलाकर के 18
रेलवे जोन हैं, जिनमें से पश्चिमी मध्य रेलवे जोन पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनामया। तो अनामया का शुभारंभ किसने किया है? तो अनामया का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। ये जो अनामया है ये किससे संबंधित है? ये जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, जनजातीय लोगों के इलाज से संबंधित है। तो इसका जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में LED जो बल्ब होते हैं, LED बल्ब और एयर कंडीशनर यानी कि जो AC होती हैं, एयर कंडीशनर और AC मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी दी गई है यह किस योजना के तहत मंजूरी दी गई है? तो यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस योजना के तहत LED और एयर कंडीशनिंग की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए यह मंजूरी दी गई है। श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये जो रेलवे लाइन है यह किस राज्य में बनाई गई है? यह रेलवे लाइन झारखंड में बनाई गई है और इसका जो अनावरण है वो किसके द्वारा किया गया है? श्री पीयूष गोयल के द्वारा, जो भारत के रेल मंत्री हैं। हाल ही में किसने आहार क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो आहार क्रांति की शुरुआत किसने की है? आहार क्रांति की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है। तो इस विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर का नाम क्या है? तो देखो इसके नाम से पता चलता है, जैसे कोई विस्फोटक पदार्थ होता है तो उसको ट्रेस किया जा सकता है, यानी इसको खोजा जा सकता है। तो इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम है नैनो स्निफर। इस डिवाइस का नाम है नैनो स्निफर, NANOSNIFFER। तो इस डिवाइस के द्वारा क्या होगा, जो विस्फोटक होते हैं तो उनकी जो खोज है वो आसानी से की जा सकती है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ईट स्मार्ट, मैं इसको देखो लिख देता हूँ, EAT ईट स्मार्ट सिटीज यानी शहर चैलेंज और ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात से संबंधित। तो ये जो योजनाएं हैं किसके द्वारा शुरू की गई हैं? जैसा कि ये योजनाएं शहरों के लिए हैं, तो ये योजनाएं शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। और इन योजनाओं का नाम क्या है? ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। तो इन योजनाओं के तहत जो ईट है यानी जो भोजन है उसकी अच्छी सुविधा की जाएगी और जो ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट में भी सुधार किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जाएगा और जिसकी सहायता से जो किसानों का जो इनपुट है वो कम हो सके, जो किसानों की जो लागत है वो कम हो जाए और जो किसानों का जो मुनाफा है वो बढ़ जाए। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो रायसीना डायलॉग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। और ये जो रायसीना डायलॉग है इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो जो रायसीना डायलॉग है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और इस बार की जो रायसीना डायलॉग की जो थीम है वो क्या है? इस बार की थीम है वायरल वर्ल्ड। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत कौन सा होगा? तो जो यहाँ का जो सॉन्ग है उस सॉन्ग का नाम क्या है? ICC महिला विश्व कप 2022। तो इसका जो सॉन्ग है, सॉन्ग का नाम है गर्ल गैंग।
और ये जो सॉन्ग है ये किसके द्वारा गाया गया है? यह सॉन्ग किंग विगमोर के द्वारा यह सॉन्ग गाया गया है। और जो आईसीसी महिला विश्व कप है वो कब होंगे? वह है 2022 में होंगे। कहाँ पर होंगे? न्यूजीलैंड में होंगे। किसने नई दिल्ली में हो रहे ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में 30 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ISSF शूटिंग विश्व कप में इंडिया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इनका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। तो भारत ने इसमें कुल मिलाकर के 15 स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका ने इसमें 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर है। और इटली ने इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इटली इसमें तीसरे स्थान पर है। अनियन मिथुन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो अनियन मिथुन वुशु खेल से संबंधित है। ये है अनियन मिथुन। हाल ही में इन्होंने नेपाल में हुई दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला टीम ने कहां पर आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? तो तीरंदाजी विश्व कप इनका आयोजन कहां पर किया गया है? इनका आयोजन ग्वाटेमाला देश में किया गया है। यह देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 14 मेडल जीत करके इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है ईरान और कजाकिस्तान। ईरान और कजाकिस्तान ने इन दोनों ने 7-7 गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इनका आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ है। और इसमें भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये जो स्वर्ण पदक हैं किन के द्वारा जीते गए हैं? ये स्वर्ण पदक विनेश फोगाट, सरिता मौर्य, दिव्या काकरान, अंशु मलिक, रवि कुमार दाहिया इनके द्वारा जीते गए हैं। दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में 20 पदक के साथ किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये जो दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल है इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इनका आयोजन दुबई में हुआ है। इसमें भारत ने कुल मिलाकर के 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनका जो नाम है वो याद किया जा सकता है। तो जो 4 स्वर्ण पदक हैं वो किसको मिले हैं? 4 में से 2 स्वर्ण पदक मिले हैं प्रमोद भगत को। और जो 2 स्वर्ण पदक हैं उनमें से एक मिला है कृष्ण नगर को और दूसरा मिला है प्रेम कुमार को। तो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अकेले ने ही 2 स्वर्ण पदक जीते हैं प्रमोद भगत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया है। ये भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित हैं। और ये जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पुस्तकें किशोर मकवाना के द्वारा लिखी गई हैं। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो हाल ही में प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की है और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। निम्न में से किस IIT ने कोविरैप तकनीक विकसित की है? तो कोविरैप तकनीक इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह की एक डिवाइस बनाई गई है और यह जो डिवाइस है यह कोरोना की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यह किस IIT संस्थान ने इसका विकास किया है? तो इसका विकास IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 10 सबसे दौलतमंद लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत के अगर 10 सबसे अमीर आदमियों की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। और अगर हम इसमें दूसरे स्थान पर बात करें तो इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी। और तीसरे स्थान पर है शिव नडार। तो ये भारत के 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
और अगर विश्व की बात करें तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक हैं। ये अमेजोन कंपनी के मालिक हैं जो एक ई कॉमर्स कंपनी है। और दूसरे स्थान पर कौन है विश्व में? दूसरे स्थान पर है एलन मस्क और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। चेन्नई की किस महिला को पावर लिस्ट 2021 में वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी ये डॉक्टर हैं, ये नेत्र का इलाज करती हैं और इनको पावर लिस्ट 2021 में शामिल किया गया है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर सुजेन जेकब। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है लिटिल गुरु। तो ये जो ऐप है यह किस भाषा से संबंधित है? यह ऐप संस्कृत भाषा को समझने में मदद करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं ने 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान हंसा NG लॉन्च किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इसमें क्या है, ये एक ट्रेनर विमान है। इस विमान में ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें 2 सीट हैं। तो इसका जो विकास है, इसका विकास राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला के द्वारा किया गया है। और जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये बेंगलोर में स्थित हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है? तो हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की बात कही है। निम्न में से किस देश ने H1B वीज़ा प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने H1B वीज़ा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया है। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ये जो हेलीकॉप्टर है यह नासा का हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी। यह नासा के द्वारा विकसित किया गया है। नोरा अल मतरोसी कहाँ की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो ये जो नोरा अल मतरोसी हैं ये कहाँ की अंतरिक्ष यात्री हैं? ये संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सरोजा किस देश के पश्चिमी तट से टकराया है? तो सरोजा चक्रवात हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराया है। ये ऑस्ट्रेलिया है और यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराया है। मिस्र की सुएज नहर में फंसे शिप यानी एक जहाज है एवर गिवन पर स्थानीय अथॉरिटी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो ये जो एवर गिवन जहाज है यह मिस्र की एक नहर में फंस गया है। नहर का नाम क्या है? सुएज नहर। तो इस जहाज पर जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने की रकम कितनी है? 7500 करोड़ रुपए। तो यह जो जहाज है सुएज नहर में फंस गया और 6 दिनों तक यह जहाज सुएज नहर में ही फंसा रहा, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ये जो सुएज नहर है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पर यह है सुएज नहर। श्रीलंका सरकार ने IS यानी इस्लामिक संगठन सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई श्रीलंका का व्यक्ति किसी भी इस्लामिक संगठन में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2025 तक कौन सा देश अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? अगर हम बात करें स्पेस स्टेशन की तो अभी तक किसी भी देश के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन नहीं है। ये जो आकृति यहाँ पर दी गई है ये है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो बहुत सारे देशों ने मिलकर के बनाया है।
जैसे अमेरिका, कनाडा। तो किस देश ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात कही है? तो हाल ही में रूस ने 2025 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कही है। कौन अक्टूबर 2021 में लूना 25 चंद्रमा लैंडर मिशन को लॉन्च करेगा? तो लूना 25 चंद्रयान मिशन है, और यह किस देश का चंद्रयान मिशन है? तो लूना 25 रूस का चंद्रयान मिशन है। नासा के परसीवरेंस रोवर ने किस ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध ऑक्सीजन में बदलकर इतिहास रच दिया है? तो हाल ही में नासा ने क्या करा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ऑक्सीजन में बदल दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में बदला गया है, और यह किस ग्रह की सतह पर बदला गया है? तो यह मंगल ग्रह की सतह पर बदला गया है। नासा का इरादा क्या है? नासा का इरादा है जो मंगल ग्रह है वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ बसाई जाएं। तो इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इंसानी लोगों के लिए, इंसानों के लिए। तो नासा ने क्या करा है, नासा ने जो कार्बन डाई गैस होती है उसको ऑक्सीजन में बदल दिया है। नासा के बारे में जान लेते हैं। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? स्टीव जुरकजीक। निम्न में से किस देश के पुरातत्वविदों को हाल ही में रेत में दफन 3400 साल पुराना सोने का शहर मिला है? तो सोने का शहर कहाँ पर मिला है? यह मिस्र में मिला है, और इसकी एक इमेज यहाँ पर है। तो इस तरह से ये 3400 साल पुराना सोने का शहर मिला है मिस्र में। महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसकी वजह से जो खून है, खून में थक्के जमने लगे थे, जो खून का जो प्रसार है वो रुकने लगा था। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है जो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा खोजी जा रही है? तो इसका नाम है ब्रिटकॉइन। हाल ही में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 में कहाँ पर हुआ है? तो वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में किसने एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो हाल ही में आरबीआई ने एमडी और सीईओ के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि जो एमडी हैं और जो सीईओ हैं इनका कार्यकाल अधिकतम 15 वर्ष का हो सकता है, या ये 70 वर्ष की उम्र तक कार्यकाल या कार्य कर सकते हैं। भारत साल 2020 में हुए सैन्य खर्चों के मामलों में कौन से स्थान पर रहा है? तो जो सेना के ऊपर खर्चा किया जाता है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है तीसरा। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है इंडिया, और चौथे स्थान पर है रूस। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितने % लगाया है? तो जो भारत की जीडीपी है वो 2022 में कितने % रहने वाली है? तो इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है? 11%। जो 12.5 है यह IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अनुमान लगाया गया है, और जो 12.8 है यह फिच रेटिंग के द्वारा अनुमान लगाया गया है, फिच रेटिंग। और 10.1% यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमान लगाया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ अन्य अनुमान भी लिखे हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। हालांकि इनमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, फिच रेटिंग, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर को झुरोंग नाम दिया है? तो हाल ही में चीन ने अपने मंगल रोवर का नाम झुरोंग नाम दिया है। ये जो रोवर है ये किसकी सतह पर
चलेगा, यह मंगल ग्रह की सतह पर चलेगा और मंगल ग्रह की जो सतह है उसका अध्ययन करेगा। किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन ने रोबोट लॉन्च किया है। इस रोबोट का नाम क्या है? NEO-01। और इसका काम क्या है? इसका काम है यह स्पेस के डेब्रिस को क्लियर करेगा। यह स्पेस के डेब्रिस को क्लियर करेगा। डेब्रिस का मतलब क्या है? मलबा। तो ये जो रोबोट है यह स्पेस के मलबे को क्लियर करेगा यानी साफ करेगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बनाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाएगा। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यह जलवायु के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह बाढ़ और जो चक्रवात आते हैं उनके अध्ययन के लिए यह सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है? ट्रैकोमा फ्री यानी इस देश में अब ट्रैकोमा का एक भी मरीज नहीं है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाम्बिया को ट्रैकोमा फ्री कर दिया है। ट्रैकोमा इसके कारण मरीज अंधा हो जाता है। तो WHO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोम। हाल ही में 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा किसने की है? तो 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण यानी पूरे के पूरे विश्व का टीकाकरण किया जाएगा। तो इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। और इसमें जो टीकाकरण है वो किन रोगों के लिए लगाया जाएगा? इसमें जो टीकाकरण है वह खसरा, पीला बुखार, डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए लगाया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है? यानी मंत्रियों के बीच में एक बैठक हुई है और यह भारत और किस देश के बीच में हुई है? तो यह भारत और रूस के बीच में हुई है। इसमें भारत के 2 मंत्री और रूस के 2 मंत्री बैठ करके बात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और इसी तरह से रूस के विदेश मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री आपस में बातचीत करेंगे। आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन से संबंधित है? आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। यह सूर्य की परिक्रमा करेगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। तो ये आदित्य L1 अंतरिक्ष यान है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थी अप्रैल मंथ की पूरे करंट अफेयर। आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है सुबह की जो 7 बजे वाली वीडियो है उसको रोज़ाना देखा करें, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और उसके बाद 6 दिन करंट अफेयर पढ़ने के बाद आप संडे के दिन उसको रिवाइज़ कर सकते हो। इसमें तो हमने केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।